नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। धराली त्रासदी में कई जवान लापता। गंगोत्री से मुखबा तक 307 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 10 लोगों को और लाया गया जौलीग्रांट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हादसा। सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी। 3 की मौत, 5 गंभीर, 21 जवान सवार थे। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी का स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन। कहा, कर्नाटक में फर्जी वोटर, महाराष्ट्र की लिस्ट में 40 लाख से संदिग्ध नाम। पंजाब सीएम को हत्या की धमकी। आतंकी बोला, 15 अगस्त को निशाने पर रहोगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तानी नारे लिखवाने का दावा। हरियाणा में 6 आईएमटी बनेंगे। 2 सीएम के गृह जिले में 35,000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। हिमाचल के शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली से। नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, चूंकि आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र में आबादी से ज्यादा वोटर्स हैं और चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है। गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर भी लगाए गए। चुनाव आयोग बीजेपी की मिली भगत है। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता है। वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं। तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की ओर से की गई प्रेस वार्ता के दौरान और ये गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करती है, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता है। साथ ही और भी कई आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से। तो 1,250 वोटर की चोरी की गई। तो चुनाव आयोग पर आरोप ये लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से। चुनाव आयोग इन लोगों को बचा रहा है। जांजगीर चांपा से बता देते हैं खबर। सीएम विष्णुदेव साय की विशेष बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री साथ में मौजूद और जिला पंचायत सभा कक्ष में भी बैठक चल रही है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण बैठक और प्राधिकरण उपाध्यक्ष सांसद कमलेश जांगड़े भी शामिल। प्राधिकरण के सदस्य सहित कई विधायक मौजूद हैं। 17 जिले के कलेक्टर के साथ आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। अंबिकापुर से खबर। वृद्ध दंपत्ति की मौत हुई है। नहाते समय वृद्ध दंपत्ति की डबरी में डूबने से मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटिंदा आमाचुआ की यह घटना।
बालोद से खबर, रिठिया तालाब में एक महिला का शव मिला है और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। शव की शिनाख्त गीता सारथी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना के बालोद क्षेत्र के जवाहर पारा का ये पूरा मामला है। खबर दुर्ग से बता रहे हैं, जहां किसानों को बुनियादी सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान कुटीर योजना का लाभ अब उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनके लिए ये योजना बनाई गई थी। दुर्ग जिले में कृषि मंडी बोर्ड के अधिकारियों की मनमर्जी और भ्रष्टाचार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। जानकारी के अनुसार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले किसान भवनों को गांव के बजाय शहर के वार्ड नंबर 17 है यानी कि जवाहर नगर में बना दिया गया है, और जबकि योजना का मूल उद्देश्य था कि किसानों को उनके गांव में ही सुविधाएं मिल सके। प्रत्येक भवन निर्माण के लिए 19 से 22 लाख की स्वीकृति दी गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा करी हड्डी के लिए स्वीकृति भवन को शहर में बना दिया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। ये जो वैसे तो किसानों के लिए बनाई गई, किसानों को इसका लाभ मिले, किसानों को इसका फायदा मिले। ये दुर्ग का शहरी इलाका है, वार्ड नंबर 17 जवाहर नगर का। यहाँ पे ये जो किसानों के लिए बनाया जाना था, जो उनके आराम के लिए बनाया जाना था, उनकी सुविधा के लिए बनाया जाना था, ये लगभग इसका उद्देश्य ये था कि जहाँ पे धान खरीदी होती है उसके आसपास हो, किसान जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में हो, वहाँ पे उनको आराम के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए बनाया जाए। किसान का कोई पैमाना नहीं है, चाहे किसान गांव भी रहता है, शहर में भी रहता है। जहाँ किसान रहता है वहाँ शासन की सब प्रकार की योजनाएं कृषि क्षेत्र में लागू हो सकती है। और आपने जो किसी किसान कुटीर की बात की, तो जो स्थान की आप बात कर रहे हैं, दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र में 6 गाँव हैं आज भी वहाँ खेती होती है, उनकी ऋण पुस्तिक है जहाँ और वहाँ किसान अभी भी सोसाइटी में बोरसी के लोग अंडा में जाते हैं धान बेचने के लिए, को अपना जो उरला वगैरह के लोग रामनगर जेवरा सिस्टम में जाते हैं, पुरगांव के लोग आगे चंदपुरी में जाते हैं सोसाइटी में धान बेचने। मुद्दा मंडी बोर्ड का जो काम है या मंडी से संबंधित काम है, वो कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। और किसान अगर कुटीर बनना तो जनरली ये गांव में बनना चाहिए, किसानों के लिए सुविधा के लिए है और किसानों के लिए है। तो ये अगर कहीं शहर पे होता है तो उसको शहर में क्या ये मद खर्च कर सकते कि नहीं कर सकते, मेरे संज्ञान में नहीं है। और इसमें बातचीत करके, और अगर इसमें कोई गलत होगा तो इसमें कार्रवाई करने के लिए हम लोग बात कहेंगे। खबर अम्बाला से, ट्रंप टैरिफ और SYL पानी विवाद पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के तीखे तेवर देखने को मिले हैं और कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री डटकर मुकाबला कर रहे हैं और नई मार्केट की तलाश भी जारी है और वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे। विज ने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है और इस बार भी ऐसा ही होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी है तो वो देश का नुकसान नहीं होने देगा। अब ये ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया,
उसका क्या समाधान करना है, प्रधानमंत्री जी उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं और नई मार्केट्स को भी ढूंढने का काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। हरियाणा पंजाब में से किसको कितना पानी देना है, इसका फैसला ना तो हमारी सरकार कर सकती है, ना पंजाब की सरकार कर सकती है। इसके लिए बाकायदा कई ट्रिब्यूनल बने हैं और उन्होंने जो फैसला दिया हुआ है हम वही पानी मांग रहे हैं, एक गिलास भी ज़्यादा नहीं मांग रहे और वो पानी पर हमारा हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेकों बार हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं और पंजाब सरकार को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मुरैना से खबर बताने जा रहे हैं आपको। आयकर विभाग ने की छापेमार कार्रवाई, खबर बता रहे हैं मुरैना से इस वक्त की आपको। आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई अंबा शक्ति टीएमटी कंपनी के मालिक के खिलाफ ये कार्रवाई आयकर चोरी की शिकायत के बाद इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बड़ी रेड देखी जा रही है इनकम टैक्स की। बामोर में सरिया फैक्ट्री, ग्वालियर के ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। अंबा शक्ति टीएमटी कंपनी के मालिक के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई। आयकर चोरी की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई देखी जा रही है। रेड डाली गई है आईटी की ओर से और हेमंत गुप्ता हैं अंबा शक्ति सरिया के मालिक। तो मुरैना में आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और अंबाला के बाजारों में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तेजी से रौनक बढ़ गई है। बहनें अपने भाइयों के लिए नए नए डिजाइन वाली राखियां और रंगीन धागे खरीदने पर जुट गई हैं और दुकानदारों ने इस त्यौहार के लिए खास तौर पर विभिन्न डिजाइनों में राखियां मंगवाई, जिससे कि बाजारों में चहल पहल और खरीदारी का माहौल बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में बिक्री अच्छी है और राखियां पूरी तरह से स्वदेशी हैं। वहीं राखी खरीदने आई महिलाएं इस त्यौहार की पवित्रता और भाई बहन के रिश्ते की खासियत बताते हुए खुश दिखी। उन्होंने कहा कि साल भर वे इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं और भाइयों के लिए सबसे अच्छी राखी खरीदना चाहती हैं। इस त्यौहार के मौके पर बाजारों में चहल पहल बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं और त्योहारों की खुशियों में 2 गुना आनंद आ गया है। कैंट सब्जी मंडी के अंदर हमारी दुकान है। जो पर्व है, जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये भाई बहनों का पवित्र और प्यार का त्यौहार है। और हमारे पास जो दुकान के जो राखी का जो सामान है, इसमें धागे हैं हमारे पे अच्छे अच्छे सुंदर धागे जो है, वैरायटी हमारे पे बहुत अच्छी है। बच्चों के टेडी बेयर वाले हैं, खिलौने टाइप जो होती हैं राखियाँ वो हैं। हमारे पे कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो चाइनीज हो, सब हमारी जो है स्वदेशी आइटमें हैं। और सारी जो है हमारे पे जो राखियाँ हैं सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। मैं अम्बाला सब्जी मंडी में मेरी दुकान है। राखी बहुत अच्छी है, सब वैरायटियाँ मिल जाएगी बच्चों की बड़ों की। अच्छा है, त्यौहार का अच्छा लुक दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में भी, और बहुत बढ़िया तरीके से राखी का वो चलेगा। सब कॉटन धागा है। मैं यहाँ पे राखी खरीदने आई हूँ। राखी बहुत अच्छी है बाजार में, और ये राखी का त्यौहार बहुत भाई बहनों के लिए बहुत प्रेम का त्यौहार होता है। दोनों जने भाई बहन एक दूसरे आपस में मिलजुल के बनाते हैं। बहनें भाई के यहाँ जाती हैं, भाई बहनों के यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक ये त्यौहार मनाया जाता है। हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट से आई हूँ। मैं अभी राखी की शॉपिंग करने आई हूँ। जैसे कि सबको मालूम ही है कि राखी भाई बहन का त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए बहनें बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। कुछ बहनें भाइयों के घर जाती हैं, कुछ भाई बहनों के घर आते हैं। कुछ बहनें भाई जो हैं बहनों को राखी के लिए गिफ्ट्स देते हैं, और साल में एक बार आता है तो बहनें बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार करती हैं। और रेवाड़ी से आपको एक खबर बता देते हैं। जैनाबाद गांव में बीती रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में सो रहे 65 वर्षीय सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या अभियुक्त वारदात को अंजाम देकर आराम से मौके से फरार होने में सफल रहे, लेकिन मौके
से किसी सामान के गायब न होने से लोग योजनाबद्ध ढंग से हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस रंजिशन हत्या सहित अन्य एंगलों के मद्देनजर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। मृतक सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह के परिजनों व ग्रामीणों के मुताबिक घटना के समय वह अपने घर में के एक कमरे में सो रहे थे, जबकि पत्नी और गांव में ही बने दूसरे कमरे में थी। रात करीब 1:30 बजे निहाल सिंह के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर देखा तो निहाल चारपाई पर खून से लथपथ था और 2 नकाबपोश बदमाश घर के बाहर से भागते नजर आए, लेकिन पीछा करना बेनतीजा रहा। अस्पताल ले जाने से पहले मौके पर ही मौत हो गई उनकी। हमारे घरों में चाचा जी थे जो सीआरपीएफ से रिटायर थे। रात को अच्छी तरह सोए हुए थे अपने घर में, तो रात को 2 आदमी आते हैं और इनको तेज़ धारदार हथियार से भाई इनको चोटिल कर देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। उस बीच जब वो खुड़का बिड़का सुन के घर वाले उठते हैं, शोर शराबा होता है, वहाँ से भाग गए जी। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर पहुँची और अभी तफ्तीश कर रही है मामले की। उनकी उसी समय मौत हो गई। ये सर जो निहाल सिंह है पुलिस से रिटायर था, सब इंस्पेक्टर सीआरपी में, और रात को 1:30-2 बजे के बीच में 2 आदमी आए बताए और वो कोई धारदार हथियार था उससे मर्डर करके ना वो भाग गए। फिर कोई पहचान हुई आरोपियों की? नहीं, आरोपियों की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है अभी। कोई रंजिश हो किसी से? किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जो जिसका मर्डर हुआ है वो तो पहले ही अपाहिज था, पैरालिसिस हो गया था उनको, वो इस स्थिति में ही नहीं था कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की में। सर अभी इसके बारे में तो क्या बताएं कि जैसे रात को अपनी बैठक में आराम सो रहा था, 2 आदमी आए हैं, आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कोई तेज़धार हथियार है उनके पास, जो है चोट काफ़ी लगी हुई है, 3-4 जगह उन्होंने वार किया है। और करने के बाद फिर परिवार को कुछ भनक सी लगी तो परिवार ने उठकर देखा तो वो 2 आदमी बताए कि बोला कि वो फिर जो है ना वहाँ से भाग निकले। क्या उनको पकड़ने का प्रयास नहीं किया? पकड़ने का प्रयास किया जी, लेकिन वो क्या है जैसे परिवार उठा है और उनके पीछे भी भागा है, लेकिन वो क्या है कि तब तक निकल चुके थे। और खबर आपको बता देते हैं मोगा से, जहां जीटी रोड पर ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पौधों का लंगर लगाया। इस अवसर पर संस्था के नेता संजीव कुमार अरोड़ा ने कहा कि लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेनिका गोयल ने कहा कि प्रकृति का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। नगर निगम मेयर बलजीत सिंह चानी ने इस प्रयास की सराहना करते हुए पौधों के महत्व पर जोर दिया और पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की है। लगभग 200 से अधिक छायादार फूलों और फलों वाले पौधे लोगों को वितरित भी किए गए। एम्पावरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ सोसाइटी ऑफ इंडिया ਵੱਲੋਂ लगभग 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿਊਮਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खगड़िया में जनता दल यूनाइटेड ने सुशासन के सार आपके द्वार अभियान के तहत मतदाता विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। खगड़िया और परबत्ता विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित इस बैठक में सभी प्रखंड के पदाधिकारियों ने भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता खगड़िया में अशोक राय और परबत्ता में सुबोध शाह ने की है, और जबकि संचालन राजेश कुमार चंद्रवंशी और नंदलाल मंडल ने की। मुख्य अतिथि जदयू प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार ने BLA 2 की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सही मतदाता सूची सुनिश्चित करना और फर्जी या मृत मतदाताओं को हटाना अत्यंत आवश्यक है। और खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की कासगंज से, किशनगंज से एक खबर। जिले में बीते 5 अगस्त को हुई खगड़ा मेला की डाक प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया। अशरफ अली उर्फ गुड्डू, धनंजय कुमार और पिंटू कुमार सहित कई लोगों ने DM को आवेदन देकर निविदा रद्द करने की मांग की। उनका आरोप भी है कि विज्ञापन वाले सभी प्रमुख अखबारों की प्रतियां साजिश के तहत गायब कर दी गई, जिससे आम लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाई। आवेदनकर्ताओं ने कहा कि वे निर्धारित राशि से 25% अधिक देकर मेला का बंदोबस्त लेने को तैयार हैं। कल खगड़ा मेला का डाक हुआ था, लेकिन हम लोग को इसलिए हम लोग जमा करने के लिए तैयार हैं। मेला हम लोग फिर से डाक किया जाए, 25% ज़्यादा रखिए। अगर अभी हमको देना चाहेंगे तो हम लोग जमा करने के तैयार हैं। तो नियम मुताबिक जो है कैसे डाक हुआ? पेपर में 26 की है, लेकिन पता ही नहीं चला हम लोग को पेपर के माध्यम से, या कौन सा पेपर में आया किसी को कोई सूचना नहीं है। कहाँ का डाक हुआ था? ये खगड़ा मेला। खगड़ा मेला का। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं या तो डाक हो जाए या 25% हम पैसा जमा करना है एक्स्ट्रा। काफी समय से अंचल अधिकारी की नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण परेशान ठाकुरगंज प्रखंड के लोगों को अब राहत मिली है। बुधवार को मृत्युंजय कुमार ने ठाकुरगंज प्रखंड के नए अंचल अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। बीते करीब 2 महीने से प्रभारी अंचल अधिकारी मोहित कुमार इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बुधवार दोपहर बाद उन्होंने लिखित रूप से नए अधिकारी मृत्युंजय कुमार को पदभार सौंपा और इस मौके पर अंचल कार्यालय में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें से अंचल कर्मियों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य लोग भी शामिल हुए। पदभार ग्रहण के दौरान नए अंचल अधिकारी का पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ा करके स्वागत सत्कार किया गया। बोले तो थे यहाँ के जनता का जो भूमि सुधार विभाग का अभी तुरंत होने वाला महाभियान समारोह, इसमें जो परिमार्जन के मुद्दाएं हैं, दाखिल खारिज के मुद्दा है और ज़मीन से संबंधित जो भी मुद्दा है जी, वो सभी का आवेदन समय पर लिया जाएगा और उसका निष्पादन समय किया जाएगा। ये यहाँ के जनता को मैं आश्वासन देता हूँ। और जो भी कार्य हैं, पूर्ववर्ती जो अंचल अधिकारी का जो बचे हुए कार्य हैं, उसको मैं पूर्ण रूप से करने का वादा करता हूँ। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के नेता रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने AIMIM पार्टी से निलंबन की खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नोटिस को लेकर उनके समर्थक और जानने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रहीमुद्दीन ने विरोधियों को भी साफ चेतावनी दी है कि वह जिंदा है और पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
आज का उद्देश्य यही है कि कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ केस के बारे में, मेरे संपत्ति के बारे में, मेरे छवि के बारे में लोग तरह तरह की उछाल रहे हैं। विपक्ष जो है इसको ये रूप दे रहा है कि मैं घर छोड़ दिया हूँ, ठाकुरगंज छोड़ दिया हूँ, मैं भाग गया हूँ। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ ताकि आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये कहूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको, पूरे आवाम को, पूरे जनता को, किसान के लोगों को और पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के वासियों को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुझे विश्वास है, यकीन है कि ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। के डीएमसीएस सीएस अस्पताल परिसर में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के छात्र राहुल कुमार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। आरोपी नूतन प्रिया के पिता प्रेम शंकर झा ने प्रेम संबंध के चलते एक कदम उठाया। घटना के बाद आरोपी को छात्रों ने पकड़कर इमरजेंसी वार्ड के पास पिटाई की, जहां उसे गंभीर हालत में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया और छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हड़ताल भी कर दी। पुलिस और प्रशासन ने इस स्थिति को संभालने का प्रयास किया और वहीं सीसीटीवी की कमी से मामले की जांच में बाधा भी आ रही है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट थे, सूचना मिला कि उनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया। फिर बाद में एसडीओ सदर आए थे और यहाँ पता करने के बाद पता चला कि ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट और एक लड़की की शादी, जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है उनकी शादी किए थे, तो लव मैरिज था। तो उनका पिता ने आके उनको गोली मार दिया है और उनका जो पिताजी का, जो लड़की का जो पिताजी है, उनका भी यहाँ इलाज चला है और TMC रेफर हुआ है। और बाकी हमारा फोर्स पदाधिकारी है और अगर तुरंत लोग जो केस दर्ज करना, अनुसंधान करना, तो कार्रवाई करेंगे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के डूबाडांगी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में जान गंवाने वालों शब्बीर आलम के 4 बच्चों के भविष्य के लिए समाजसेवी डॉक्टर आसिफ सईद ने बड़ी पहल की है। वी केयर फॉर ठाकुरगंज के संस्थापक डॉक्टर आसिफ सईद ने इन बच्चों को गोपालपुर के एक स्कूल में नामांकन करा करके उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली। इस कदम से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने के साथ ही उनके भविष्य की उम्मीद जगी है। डॉक्टर आसिफ सईद के इस प्रयास को समाज में व्यापक सराहना मिली है और इसे एक प्रेरणादायक समाज सेवा भी माना जा रहा है। ये बोलिए, एडिट में मेरा मजाक आ गया। वो जितना पैसा दिया उससे ज्यादा मैं एडिट में था। मैं भी जो ये किया हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं लेकिन जहन में ऊपर वाले ने डाला, भगवान ने, अल्लाह ने डाला कि भाई ले लो इन बच्चों की जिम्मेदारी। बाकी हमारे धर्म में ये कहा गया कि रिस्क का मालिक जो है ऊपर वाला है, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कब तक वो पढ़ लेंगे, उसका रिस्क मुझे मिलता रहेगा, मतलब उनके थ्रू मुझे मिलेगा। मैं फिर वापस से मैं उनकी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा। और बाकी क्या है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है कि जिससे मुझे भागना चाहिए। अगर मैं 2-4 दिन इधर उधर भी कर लिया तो तब भी मैं वो खर्चा उठा लूंगा। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में बाढ़ प्रभावित दिलदारपुर और शंकरपुर दियारा के लोग सुरक्षा गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। पीड़ित अपने साथ घर का सामान और प्लास्टिक की चादरें लेकर आए और कैंपस में तंबू लगाकर ठहरने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गेट पर ताला लगाया था ताकि बाहरी लोग परिसर में न घुस सके। सदर SDO विकास कुमार और नाथनगर अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की ओर से राहत नहीं मिली, इसलिए वे मजबूर होकर के कैंपस में शरण लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश तो लगातार हो रही है और गंगा और जितनी सहायक नदियां हैं
खास विशेष करके शहरी क्षेत्र के आसपास, उसमें जल स्तर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो जो उससे प्रभावित ग्रामीण हैं वो हायर प्लेसेस के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर परंपरागत तौर पर जो शिविर की जो सूची है, उसकी सूची हम लोग रात में ही सबकी इसकी समीक्षा किए हैं। और जो यूनिवर्सिटी जो क्षेत्र है हमारा, इसमें पूर्व के वर्षों की तरह इसमें मवेशी और जो प्रभावित जो गांव वाले हैं वो लोग शरण लेते हैं जब तक कि जल का स्तर है वो नीचे नहीं होता है। तो उसकी व्यवस्था और उसमें कोई कोई समस्या नहीं हो, यहाँ पे हम लोग वही देखने आए थे। पहले बता दें कि सर बाढ़ से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग का गांव घर सब डूब चुका है। हम लोग दिलदारपुर, शंकरपुर, बिंटोला से आए हुए हैं। हमारे पीछे बहुत सारे गांव हैं, दारापुर, शंकरपुर, बलवा टोला, दिलदारपुर, बंडाल, लगभग 8-10 बस्ती हैं, जिनमें लगभग 5000 से ज़्यादा जनसंख्या है, जो अभी हम लोग बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित हैं। अभी हम लोग का आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। जो ग्रामीण के द्वारा जो हम लोग आए तो गेट लगा हुआ था, उनके द्वारा रास्ता को किसी तरह खुलवाकर हम लोग शरण ले रहे हैं। खबर झारखंड से, गिरिडीह से है ये खबर, जहां पर स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने गिरिडीह सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल की जर्जर स्थिति और चिकित्सा सेवाओं की अव्यवस्था देखी और नाराजगी भी जताई है। ड्यूटी से गैर हाजिर चिकित्सक और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए उन्होंने सिविल सर्जन को तुरंत सूची बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया। अजय कुमार ने कहा कि 3 महीनों के भीतर अस्पताल की हालत में सुधार होगा और आवश्यक उपकरणों और स्टाफ की व्यवस्था तेजी से की जाएगी। चतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख रुपए कीमत की 1 किलोग्राम से अधिक अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये छापेमारी वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के पाखा नाला के पास की गई, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्धों को रोका और तलाशी ली। गिरफ्तार तस्करों की पहचान महेंद्र कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव और सत्येंद्र यादव के रूप में की गई। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने इस सफलता को अफीम तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि जांच जारी है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा जा सके। एक गुप्त सूचना मिली थी जिसमें कि अफीम तस्कर के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। जोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अफीम तस्कर हैं जो अफीम लाके बेचने जा रहे थे। इसी सूचना के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हम लोगों ने 3 व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा है। जैसे एक का नाम है महेंद्र कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव और सत्येंद्र कुमार यादव। महेंद्र कुमार यादव वशिष्ठ नगर के रहने वाले हैं, दिनेश थाना का है और सत्येंद्र कुमार भी सदर का है। इनके पास से अवैध अफीम 1.076 किलोग्राम प्राप्त हुआ है और मोबाइल फ़ोन 3 और मोटरसाइकिल 1 जिसमें ये जा रहे थे। तो कुल मिला के ये लगातार अफीम के खिलाफ एक और अच्छी पकड़ है। और ये लोग कहाँ लेके जा रहे थे, ये बिहार से कोई व्यक्ति आ रहा था, फिर बेचने वाला था, तो उसके बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ है और उस पर हम लोग की छापामारी की जा रही है। इसके तहत हम लोग और भी जहाँ से अफीम ला रहे हैं वहाँ भी छापामारी की जा रही है। अगर और कुछ गिरफ्त में होता है तो आप लोगों को सूचना दीजिए। और लखनऊ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि आशियाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं घर में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है। गिरोह द्वारा चोरी किए गए सफेद और पीली धातु जेवरात बरामद किए गए। सामान की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरोह के सरगना सुधीर पर
11 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इंस्टाग्राम पर ग्रुप 99 से जुड़े हुए थे गिरोह के सदस्य। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। नहीं, ग्रुप के आज थाना आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और एसीपी कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा कर के जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लखनऊ पुलिस के लिए। इसमें सराहनीय प्रयास करते हुए मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा देखते हुए इस गैंग की पहचान करी गई और आज प्रातःकाल इस गैंग की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग जैसा इनसे प्राइमरी बात करके समझ में आया कि इसमें से 3 सदस्य लखीमपुर के रहने वाले हैं और उसमें से एक सदस्य यहाँ लखनऊ का रहने वाला है। लखीमपुर का सुधीर कश्यप मुख्य रूप से गैंग का सरगना है। उसके ऊपर लखीमपुर और अन्य जिलों से करीब 11 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। उन्नाव से खबर, जनपद के हसनगंज विकास खंड में आयोजित जन संवाद दिवस का हालिया कार्यक्रम निराशाजनक रहा। अधिकारियों की गैर मौजूदगी और केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित इस आयोजन ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कार्यक्रम में एडीओ पंचायत सुशील पांडे समेत सभी सचिवगण अनुपस्थित रहे, जबकि सफाई कर्मियों के साथ तस्वीरें ली गई। अधिकारियों ने वास्तविक शिकायतें सुनने की बजाय सिर्फ दिखावा किया और कार्यक्रम को बिना संवाद के खत्म कर दिया। जनता और शिकायतकर्ताओं ने इस व्यवहार को सरकार की मंशा का मजाक बताया। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जनता को अपने मुद्दों के समाधान का इंतजार जारी है। कहाँ काम करो? वो तैनात हो? नहीं। हाँ, कहाँ रहा था? कहाँ नाम है? खबर इटावा से, जहां एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट बैंक के पास महिला से जंजीर लूटने वाले आरोपी अकील उर्फ सानू पुत्र याशीन को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर के दबोच लिया गया। घायल लुटेरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर के अवैध तमंचे और 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, लूट में प्रयुक्त अपाचे बाइक और जंजीर बेचकर हासिल 32,250 रुपए भी बरामद किए हैं। जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस एवं की टीम के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में दिनांक 25 जुलाई को पक्का बाग के पास एक महिला के साथ हुई छिनैती में शामिल अभियुक्त अकील को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ की कार्रवाई के दौरान अकील के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके कब्जे से छिनैती से प्राप्त चेन की बिक्री से प्राप्त 32,200 रुपये, घटना में प्रयुक्त गाड़ी एवं अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं जिसने छिनैती का बाल खरीदा है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई हुई है। पूरे प्रकरण में हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। कानपुर देहात से खबर, यमुना के बढ़ते जल स्तर से प्रभावित तटवर्ती गांव में जब जिंदगी थम सी गई थी, तब घाटमपुर की विधायक सरोज कुरील ने खुद मोर्चा संभाला। शनिवार को विधायक ने गड़ाथा, कटरी, काटर, महुआ, पुरवा, हरदौली, अमीरतेपुर जैसे जलमग्न गांव में पहुंचकर अपने हाथों से राहत सामग्री वितरित की।
बाढ़ से बेहाल ग्रामीणों के चेहरे पर राहत किट मिलते ही राहत की चमक दिखी। इस मौके पर विधायक के पीआरओ मनीष तिवारी, रामजी शुक्ला, विकास यादव, शिवशंकर प्रजापति, नायब तहसीलदार लेखपाल, जिला पंचायत सदस्य सहित कई स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार की ओर से जारी राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों को समय रहते मदद मिल सके। हमारी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कई गांव जो कि घाटमपुर में बाढ़ से जो डूब गए थे गांव, उनमें राहत सामग्री भेजी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी ने हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता जो सामग्री भेजी है वो कम से कम 12 से 15 दिन की सामग्री है और बहुतायत रूप में हर गांव में जहां जहां पर जो बाढ़ग्रस्त जनपद की पुलिस ने फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बनकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ट्रूकॉलर ऐप पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम से प्रोफाइल बना करके उनकी तस्वीर भी लगाई थी और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सरकारी CUG नंबर पर लगातार कॉल कर पैरवी कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने थाना सहसों में दर्ज एक मुकदमे में नामजद अभियुक्त के पक्ष में न सिर्फ दबाव बनाया बल्कि हल्का प्रभारी को हटाने की भी कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में मामला संदिग्ध पाया गया और थाना सिविल लाइन में आरोपी के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए अभियुक्त अंकित सिंह परिहार और पुत्र राकेश सिंह परिहार को लॉयन सफारी के पास ठंडी पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है। विगत 2 दिनों से SSP इटावा के CUG नंबर पर एक कॉल आ रही थी जिसमें काला द्वारा अपने आप को मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रस्तुत कर बात की जा रही थी और थाना सहसों के एक प्रकरण में नामजद अभियुक्त के पक्ष में पैरवी की जा रही थी। शक होने पर पूरे मामले की जांच कराई गई एवं अंकित सिंह परिहार जो थाना सहसों का ही रहने वाला है, इसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन्स पर FIR पंजीकृत कर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसने अपने आपराधिक कृत्य को स्वीकार कर लिया है। इसके मोबाइल फ़ोन में कई लोगों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसी तरीके के मामले में एक पूर्व में भी जनपद ग्वालियर के एक थाने से जेल जा चुका है। इस पे पूरी तरीके से साइबर ठगी में भी संलिप्त होने का अंदेशा है। इस पूरे प्रकरण में गहराई से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से छोटू पुत्र भोले निवासी धरपा की मौत हो गई। सूचना के परिजनों ने उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल लाए और जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के अगवाल पुल के निकट का है मामला। और खबर गाजीपुर से, जहां पर नलकूप खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता राहुल अवस्थी पर सरकारी धन के दुरुपयोग और लूट का गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक शिकायतकर्ता द्वारा सिंचाई मंत्री को संबोधित पत्र के माध्यम से यह आरोप लगाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं में बिना कार्य कराए ही भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता ठेकेदार प्रिंस सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किए बिना ही मनमाने ढंग से योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का 80% कमीशन लेकर कार्यों की स्वीकृति दे दी गई। और इतना ही नहीं, माफियाओं और ठेकेदारों के माध्यम से फर्जीनामों पर कार्यों की फाइलें बनवाई गई और उन्हें पास कर दिया गया। अनुमति और कार्य के ही माफी आदेश जारी कर दिया गया। जिन लोगों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित दिखाया गया वह क्षेत्र के ही बेरोजगार युवक हैं जिन्हें केवल नाम भर के लिए फंसाया गया है। हम यहाँ करीब 3 साल से ठेकेदारी करते हैं और हम लोग का काम करा करके हम लोग का पेमेंट नहीं किया जाता और पैसे का डिमांड किया जाता है जो पुरानी बिल हो जाती है
उसके लिए एक्सीएम के द्वारा कहा जाता है कि हमको आप 50% देंगे तो हम आपका पेमेंट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। 3 दिन से इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट करिए, तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, तुमको जो जाओ करना है कर लो, या तो पैसा दोगे तो तुम्हारा पेमेंट करेंगे। कितना पैसा मांग रहे हैं? कमीशन मांग रहे हैं ये लोग। 34% विभाग का कमीशन लेते हैं। अच्छा, हर काम में इनका कमीशन? हाँ, हर काम में इनका कमीशन बना रहता है। और रक्षाबंधन को लेकर एक और जहां लोगों में खुशी देखी जाती है, तो दूसरी ओर बढ़ती महंगाई में लोगों का बाजार करना बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रक्षाबंधन की खरीदारी को लेकर महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि इस महंगाई में राखी भी खरीदना मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोगों ने इस महंगाई में भी बढ़ चढ़ करके राखी की खरीदारी की। इस साल मार्केट में भीड़ कम देखने को मिल रही है और अभी 2 दिन रक्षाबंधन के बचे हैं और बाजार में सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के चलते खरीदारी पर भारी असर पड़ा है। महंगी भी बढ़ती है ना, ये बिक्री जो है बहुत कम हो गई है। अच्छा। हाँ, पहले साल कम रही बिक्री की। और राखी जो है ये कलकत्ता वाला आइटम है, ये ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा। दिल्ली वाला ये धागा कम बिकने लगा। लो अपने हिसाब से प्रशांत भैया, रक्षाबंधन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हैं, उनसे सुरक्षा और रक्षा का वादा करते हैं। यही त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रक्षाबंधन को लेकर दुकानें सज गई हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वर्ष किस तरीके से रक्षाबंधन की दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पर अमेरिकन डायमंड और तमाम तरीके की हैंडमेड राखी जो यहाँ पर आई है। और इन राखियों के बाजार में हालांकि महंगाई का तड़का जरूर हो, महंगाई के तड़के को लेकर यहाँ पर दुकान पे भीड़ जो है कम नजर आ रही है। हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार में जिस तरीके से भीड़ जो दिखती थी वो भीड़ आज नदारद है बाजार में। हालांकि इतनी भीड़ होने के बावजूद, कम होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है राखी खरीदने लोग आ रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार को हर कोई मनाता है और हर कोई इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करता है। अब देखना ये होगा आने वाले त्यौहार में किस तरीके से लोग इस त्यौहार को मनाएंगे और किस तरीके से रक्षाबंधन में लोगों के लिए जो राखी आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल रक्षाबंधन के दिन जिस तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशियां जरूर हैं। अब देखना होगा कि महंगाई के तड़के के चलते किस तरीके से मनाई जाएगी। कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करेंगे। जी दीदी, राखी लेने आए हैं आप? तो राखी ली आपने? तो पहले महंगी सस्ती महंगी दे रहा है, तो पहले से अब तक क्या फर्क आया राखियों में? पहले तो आपने राखी खरीदी, लेकिन 60 रुपए की दे दे, 60 की 70 की। अच्छा, महंगाई हो गई। कौन सी राखी ली आपने? धागे वाली ली है। देखिए, महिलाओं का कहना है कि राखी महंगी जरूर हो गई, लेकिन उन्होंने ली। अभी हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। जी दीदी, आपने राखी ली है? कौन सी राखी ली है आपने? ये वाली ली है। कैसी राखी है ये? क्या किस तरीके की राखी ली? महंगाई है तो कितनी राखी ली? पहले से कम ली है, ज्यादा ली है? पहले से ज्यादा ले ली है। महंगाई है तब भी आपने ले ली ज्यादा? बांधने तो है ही भैया। अच्छा, तो फिर अभी राखी खरीदी है। कौन कौन सी राखी ली है आपने? बस 3 राखी ली है। तो महंगा लग रहा आपको? चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं रक्षाबंधन में, क्या संदेश देना चाहते हैं? लेने तो है ही। देखिए, इनका कहना यह है कि महंगा हो या सस्ता हो, राखी तो खरीदना है, भाइयों की कलाई में राखी तो बांधना है, त्योहार को मनाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमाद के न्यूज जालौन। कानपुर में प्रमुख सड़कों के दिन अब होने वाले हैं। करीब 9 साल बाद नगर निगम सड़कों का निर्माण कराने जा रहा है। नगर निगम 70 करोड़ रुपए से 124 सड़क, नालियों, फुटपाथ व नाला का निर्माण कराएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए जा चुके हैं और जल्द ही कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। चकेरी गांव से मालिया गांव तक, किदवई नगर थाने से जूही डिपो चौराहे, विवेक सिनेमा चुन्नीगंज से ग्वाल टोली चौराहे तक, आर्य नगर चौराहे से लिटिल फॉक्स स्कूल तक और गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल से ओबेरॉय पेट्रोल पंप तक, हुलागंज चौराहे से कैनाल रोड और विष्णुपुरी कॉलोनी के पास गलियों का निर्माण, विकास नगर से जुगल देवी स्कूल तक समेत कई सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए हैं कि जिन कार्यों के टेंडर पड़े
अभी पड़े हैं उनके काम शुरू करा दिए जाएं, बाकी कामों के टेंडर कराए जाएं ताकि सितंबर तक कार्य शुरू हो। 70 करोड़ से 124 कामों के टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग में हमें AQI का फंड मिलता है। उसके तहत हमने लगभग 70 करोड़ की धनराशि से 124 सड़कें लिए हैं। उनका टेंडर हम कर चुके हैं और अगले माह से उनका काम शुरू होने जा रहा है। इसमें शहर की जितनी भी प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख सड़कें हैं, सभी को हमने इसमें लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15वें वित्त आयोग से ही जो हमारे शहर का पुराना कूड़ा है, लेगेसी वेस्ट है, उसका भी टेंडर हम निकालने जा रहे हैं कल। लगभग 50 करोड़ की इसमें धनराशि है और 13 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करा। तो सर, अब जो नगर निगम सड़कें बनाएगा वो गड्ढा मुक्त होंगी? जी बिल्कुल, इसमें हमारा ध्यान यही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों, लंबे समय तक चले। इसमें जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसको भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और पूरा एंड टू एंड इसमें हम पेविंग करेंगे, जिसमें नाली भी रहेगी और नाला भी रहेगी। गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का फरमान सूबे के मुखिया ने कई बार दिया, लेकिन अब यह जिम्मेदारी कानपुर नगर निगम निभाने जा रहा है। कानपुर नगर निगम किदवई नगर, आर नगर के साथ ही शहर की लगभग 124 सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। सड़कों में नालियां, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट के साथ इन सड़कों से गुजरने वाले वाहन बाकायदे सुगम यातायात का लाभ भी उठा पाएंगे। 70 करोड़ की लागत से शहर की 124 सड़कें बनने हैं, जिनका टेंडर भी नगर निगम ने कर दिया है और लगभग 1 महीने के अंतराल में ये सड़कें कानपुर शहर में गड्ढा मुक्त होकर लोगों के सामने सुविधा यातायात की देने के लिए एकदम तत्पर रहेंगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जीएम रेलवे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन पर ही 3rd लाइन के तहत चल रहे निर्माण कार्य और नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जीएम ने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया और कई खामियों को भी चिन्हित किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए और चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर महाराजगंज से, जहां भारत नेपाल सीमा से अवैध घुसपैठ के प्रयास से एसएसबी और पुलिस ने एक विदेशी महिला और 2 भारतीय दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला 42 साल मिस सुपरोन थाईलैंड की निवासी हैं, जो नेपाल से पगडंडियों के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर दिल्ली जाने वाली थीं। सुरक्षा बलों ने सोनौली सीमा क्षेत्र में कार्रवाई कर तीनों को हिरासत में ले लिया और इनके खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एवं धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।